साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड जीके जीएस और करंट अफेयर्स की आज मेरी 10वीं प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आशा है कि आप लोगों को ये 10वीं प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी, क्योंकि साथियों बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के पैटर्न पे ही ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है मैं आपके लिए करवाता हूँ। और साथियों, आपको बता दें कि पिछली प्रैक्टिस सेट जो आप लोग नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो शुरुआत है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये 4 महानगरों को, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर को ये जोड़ती है। साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। और साथियों, यह परियोजना जो है 2001 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर स्वर्णिम चतुर्भुज किसके द्वारा शुरू की गई थी, तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बावना ग्रह है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से बावना ग्रह है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो जिसे हम एरिस के नाम से जानते हैं। एरिस जो है ये सबसे बावना ग्रह है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। साथियों, यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में जो खाद्यान्न उत्पादन है चावल के बाद कौन सा उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। गेहूँ जो है वो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद जो है दूसरी फसल है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूँ। साथियों, यहाँ पे गेहूँ की बात करें तो गेहूँ जो है बिहार में जो गेहूं का उत्पादन है वो 6,635.2 टन प्रति वर्ष जो है इसका उत्पादन है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है। यहाँ पे साथियों आपके पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, इसे हम ईवीएस के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ईवीएस में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें कि जो पर्यावरण बनता है, यहाँ पे विकल्प में से बताना है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए की बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जैविक घटकों द्वारा, बिल्कुल पर्यावरण हमारा जैविक घटकों द्वारा बनता है। भू आकृतिक घटकों द्वारा, बिल्कुल सही है। जैव घटकों द्वारा, साथियों 2 घटक होते हैं, एक जैव होता है और दूसरा जो है अजैव, इसके द्वारा भी पर्यावरण बनता है। उसके बाद भौतिक घटकों द्वारा भी बनता है, इसलिए पर्यावरण जो है एक से अधिक के द्वारा बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। साथियों, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। साथियों, आपको बता दें कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, यूएनईपी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। साथियों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है। साथियों, अगर हम यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष
1972 में हुई थी। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है, तो नैरोबी केन्या में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नैरोबी केन्या की राजधानी साथियों नैरोबी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि कौन से वन हैं जिनमें अधिकतम पादप बायोडाइवर्सिटी या पादप विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। साथियों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में जो है पादप विविधता अधिक पाई जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। साथियों, आपको बता दें कि भारत में जो मैंग्रोव वन है वो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। साथियों, सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो इस समुद्री तट के किनारे पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो मैंग्रोव वन होते हैं ये जो है कटीले झाड़ियों नुमा होते हैं, जिससे जो है अगर जो समुद्री इलाके जो हैं वहाँ बाढ़ आती है तो झाड़ियाँ जो है मैंग्रोव वन जो है उनको रोकने का कार्य करती हैं। साथियों, सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे मैंग्रोव वन वनस्पति जो है सुंदरवन पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जैविक संसाधन नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है और 4 विकल्प में देखना है कि जैविक संसाधन नहीं है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं है। साथियों, क्योंकि शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं है, ये जो है अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। इसको हम अजैविक संसाधन या विघटित संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो है शुद्ध जल जो जैविक संसाधन नहीं है, और तीनों विकल्प जो है जैविक संसाधन हमारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। साथियों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो सिक्किम राज्य है यहाँ पे जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य होता है। तो सिक्किम की बात करें तो यहाँ की जो है जनसंख्या है वो साथियों है 6,10,577 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नगदी फसल। साथियों, नगदी फसल के बारे में बताना है कि नगदी फसल में से सम्मिलित नहीं है। साथियों, 4 विकल्प में से कौन सी एक फसल है जो नगदी फसल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो गेहूं जो है एक नगदी फसल नहीं है। बाकी गन्ना की बात करें, कपास की बात करें और जूट की बात करें तो ये सभी नगदी फसल के अंतर्गत आती हैं, जिसमें गेहूं नगदी की फसल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। साथियों, महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी फसल है जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। साथियों, कपास की बात करें तो कपास जो है ये महाराष्ट्र में एक श्वेत स्वर्ण फसल के नाम से जानी जाती है। साथियों, कपास की बात करें तो कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी जो है
कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक सॉरी साथियों जैव विघटित प्रदूषक है। साथियों यहाँ पे बताना है कि जैव विघटित, साथियों जैव विघटित की बात करें तो जो पदार्थ जो है सूक्ष्म जीव, जो हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा विघटित किए जा सके, साथियों तोड़े जा सके, उनको जो है विघटित किया जा सके, उन्हें हम जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पे जैव विघटित प्रदूषक में आ जाएगा हमारा वहित मल, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। साथियों यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से विकल्प जो दिए हैं चारों, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है ये हो जाएगा साथियों सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीयक प्रदूषक न होकर ये जो है साथियों प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। साथियों बताना है कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। साथियों ये विश्व की है और भारत की भी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो गंगा नहर। साथियों गंगा नहर जो है विश्व की सबसे विकसित नहर में से एक है। साथियों गंगा नहर की बात करें तो गंगा नहर का जो निर्माण है, गंगा नहर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा के द्वारा किया गया था। इसलिए इस नहर परियोजना का नाम जो है गंग नहर पड़ा। साथियों इसका जो परियोजना है, ये परियोजना साथियों 1927 में चालू की गई। तो जो सबसे पुरानी और भारत में है वो है गंगा नहर। गंगा नहर की बात करें तो ये बीकानेर के राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। साथियों यहाँ पे बताना है कि भारत में सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है वो चार विकल्पों में से कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो बैलाडीला खान जो है ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों बैलाडीला मशीनीकृत खान की बात करें तो ये जो है लौह अयस्क, साथियों लौह अयस्क के उत्पादन के लिए ये साथियों बैलाडीला जो है ये विशाखापट्टनम में जो है विशाखापट्टनम में जो है ये परियोजना चलाई जाती है, विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैलाडीला खान। अगला प्रश्न है निम्न में से आप कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे। साथियों यहाँ पे बताना है कि मेटामॉर्फिक चट्टान या कायांतरित चट्टान निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गार्नेट अर्थात तांबा जो है ये कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत आती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। साथियों हमें बताना है कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है वो सर्वाधिक कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांडला। साथियों कांडला की बात करें तो कांडला जो है ये गुजरात में ही होता है। साथियों कांडला जो है गुजरात में स्थित है। कांडला जो है ये गुजरात में स्थित है। तो इसलिए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला जो है यहाँ पे कांडला में जो है गुजरात जो है कांडला में जो है पाया जाता है। इसलिए सॉरी साथियों कांडला जो है गुजरात में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा। कह रहा है कि
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को खाली स्थान मानचित्र कहते हैं। साथियों, यहाँ पे जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चावच। साथियों, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे हम प्राकृतिक आकृतियों की बात करें, जैसे पर्वतों पठारों मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को जो दर्शाने वाले भौतिक मानचित्र होते हैं उन्हें हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चावच। तो साथियों, ये रही जीके जीएस की 10वीं प्रैक्टिस सेट। आशा है कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छी लगेगी। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छी लगी तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा। और साथियों, जो भी दोस्त आपके बीपीएससी हेडमास्टर, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती, टीआरई 3.0, 4.0 की तैयारी में लगे हों, उनको भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा। और साथियों, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।